Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic that I am taking today is regulation of gene expression, and in this we will study lac operon concept. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो डीएनए में स्टोर रहती है और ये एक्सप्रेस करता है उसको प्रोटीन के बना के। जैसे कि किसी भी प्लांट में यदि रेड फ्लावर आना है तो ये इन्फॉर्मेशन उस प्लांट में है, लेकिन ये एक्सप्रेस कब करेगा? जब फ्लावर बनने का स्टार्ट होगा। उस समय क्या होगा? ये रेड पिगमेंट्स को बनाएगा और पिगमेंट्स बनाने के लिए जो भी एंजाइम चाहिएंगे वो सब डीएनए से बनेंगे। एंजाइम्स प्रोटीन के होते तो डीएनए अपने को एक्सप्रेस कैसे, जो भी जेनेटिक मटेरियल, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर रहती है वो कैसे एक्सप्रेस करता है? बाय मेकिंग प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कैसे बनती है? 2 स्टेप्स में बनती है। और जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसी तरह यहाँ पर होता है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन में पूरा का पूरा डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता है। इस यहाँ पर प्रोटीन बनाने के लिए क्या होता है? डीएनए का कोई सा भी पार्ट जो होता है वो एक सेगमेंट वो फंक्शन करता है प्रोटीन बनाने में। तो पहले ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये क्या बनाएगा? ये पहले बनाता है आरएनए, मैसेंजर आरएनए, और ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होता है, और फिर जो दूसरा प्रोसेस है जो आरएनए कोड करेगा, पॉलीपेप्टाइड बनाएगा या प्रोटीन बनाएगा, वो क्या होगा? वो होगा साइटोप्लाज्म में। प्रोटीन जो है वो साइटोप्लाज्म में बनती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन थी डीएनए के पास उसने किस में बदल दी? उसको प्रोटीन बनाने में यूज़ हो गई। ये जो है इस तरह से, और ये इसका रेगुलेशन कि डीएनए कब ये प्रोटीन बनेगी कब नहीं बनेगी, ये क्या होता है? रेगुलेशन होता है। जीन का एक्सप्रेशन जो है वो क्या है? ये है, और इसको क्या होता है? ये रेगुलेट रहता है। ऐसा नहीं है कि हर समय वो प्रोटीन ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है वो बनती रहे, ऐसा नहीं है। जब ज़रूरत होती है तभी बनती है और नहीं तो ये ऑफ रहता है। ये प्रोसेस जो है ये नहीं होता है। जीन एक्सप्रेशन जो है वो कई लेवल पर रेगुलेट हो सकता है। यूकैरियोट्स में क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है, ट्रांसलेशन जो है साइटोप्लाज्म में होता है, तो ये जो इसकी स्टेप्स है, पहला स्टेप ये क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर जो है इसका रेगुलेशन हो सकता है। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर रेगुलेशन होगा, मतलब जो बनेगा वो क्या होगा? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहलाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन में। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और इसमें ये इस तरह से ओपन हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज जो है एंजाइम वो यहाँ पर इसको आरएनए का फॉर्मेशन करता है, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाता है और इस तरह से आरएनए, ये एंजाइम जो है आरएनए पॉलीमरेज वो ट्रांसक्रिप्ट करता है। तो ये क्या बन गया? ये आरएनए बन गया। इस पे भी यहाँ पर रेगुलेशन हो सकता है कि ये बनना है कि नहीं बनना है। फिर दूसरा जो यूकैरियोट्स में होता है रेगुलेशन, वो हो सकता है प्रोसेसिंग लेवल पर। यूकैरियोट्स में जो ये मैसेंजर आरएनए बनता है, ये अभी ये जो शुरू में है इसको हम मैसेंजर आरएनए नहीं कहेंगे, ये कहलाता है हेट्रोजीनियस मोनोन्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग होती है तब जो है मैसेंजर आरएनए बनता है। ये जो बना है हेट्रोजीनियस आरएनए, इसमें क्या होता है? ये पूरा पार्ट जो है ये
ट्रांसलेशन में काम नहीं आता। कुछ पार्ट तो इसका क्या होता है, वो कोड करता है, यूज़ होगा, और कुछ पार्ट नहीं यूज़ होगा। तो इस तरह से क्या होता है, जो इसमें पार्ट लेंगे उसको तो हम क्या कहते हैं, इंट्रॉन एक्सॉन्स कहते हैं। ये तो हो गए एक्सॉन्स और ये हो गए इंट्रॉन्स। ये सारा हम ट्रांसक्रिप्शन में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इसमें एक्सॉन इंट्रॉन होते हैं, और इसमें इससे आगे की जो प्रोसेस होगा उसमें ये इंट्रॉन्स को निकाल दिया जाता है। खाली एक्सॉन्स जो कि प्रोटीन बनाने में काम आएंगे वही केवल इसमें रह जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें कैपिंग होती है। यहाँ पर जो कैपिंग होती है उसमें 7-मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी पढ़ा हुआ है हमने। और यहाँ पर जो है टेलिंग होती है, यहाँ पर ए करके जुड़ जाते हैं, पॉलीएडिनेशन, ये टेल बनाते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग लेवल पर जो होती है ये रेगुलेशन हो सकता है कि ये होगा या नहीं होगा। फिर क्या होता है, अब ये तीसरा जो रेगुलेशन होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए टू फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ है वो कहाँ हुआ है, यहाँ न्यूक्लियस के अंदर। और जो आगे ट्रांसलेशन होगा वो कहाँ होगा, वो होगा साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स के ऊपर। तो इसका मतलब मैसेंजर आरएनए को क्या करना पड़ेगा, यहाँ साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा। तो इस जगह पे भी रेगुलेशन इसका हो सकता है। और लास्ट जो होगा रेगुलेशन वो कहाँ हो सकता है, ट्रांसलेशन लेवल पर। तो इतनी जगह पर ये रेगुलेशन हो सकता है यूकैरियोट्स में। और ये कैसे गवर्न होगा, मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स को। मतलब जीन एक्सप्रेस होगा, ये प्रोसेस चलेगा या नहीं चलेगा, इसके लिए कुछ मेटाबोलाइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेटाबॉलिक, कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस और कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो रेगुलेट करती हैं एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स को। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में जो लैक्टोज यदि अवेलेबल है, जिस मीडियम में बैक्टीरिया है उसमें लैक्टोज है, तो वो क्या करेगा कि वो एंजाइम्स बनाता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। लेकिन यदि लैक्टोज नहीं है तो वो एंजाइम सिंथेसिस नहीं करेगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज वगैरह होते हैं जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और उससे एनर्जी बैक्टीरिया लेता है। लेकिन यदि लैक्टोज नहीं है मीडियम में तो इसका मतलब कि वो एंजाइम नहीं बनेगा। तो इसलिए ये मेटाबोलाइट जो है ये गवर्न कर रहा है कि एंजाइम्स बनने हैं या नहीं बनने, जीन को अपने को एक्सप्रेस करना है कि नहीं करना है। इसी तरह से डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंशिएशन जो एम्ब्रियो में होता है इनटू एडल्ट, वो भी क्या होता है, वो कई स्टेज जो है रेगुलेट होता है, बहुत सारे जीन्स के एक्सप्रेशन को गवर्न करता है। डिफरेंट स्टेजेस जो एम्ब्रियो से लेके एडल्ट बनने तक की जो स्टेजेस हैं उन पे हर एक पे सेवरल जीन्स जो होते हैं वो रेगुलेट होते हैं, तब ये एक्सप्रेस अपने को करते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो होता है वो सिंपल होता है। प्रोकैरियोट्स में ये जो साइट है, साइट ऑफ और कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। ट्रांसक्रिप्शन में प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस डेफिनेट नहीं होता, तो इसलिए सारा प्रोसेस एक ही जगह होता है, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेज में बताया था हमने, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। और इसके लिए जो है ये इस तरह से स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है हमने, ये ट्रांसक्रिप्शन वाला। इसमें क्या होता है, ये सीक्वेंस है डीएनए का, इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है ये जो सीक्वेंस है ये तो है प्रमोटर रीजन, और जहाँ तक ये ट्रांसक्रिप्शन होना है उसकी लास्ट में जो होगा वो क्या होता है, टर्मिनेटर होता है।
और जो एक्चुअली में ट्रांसक्रिप्शन करता है वो होता है स्ट्रक्चरल। तो ये प्रमोटर रीजन हो गया, सीक्वेंस हो गया, ये सब जो है नाइट्रोजनस न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस है। प्रमोटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन और स्ट्रक्चर रीजन, ये है पूरी एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, प्रोकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और आरएनए पॉलीमरेज कहाँ जो ऐड होगा, इसमें हमने सब पढ़ा हुआ है कि एक टेम्पलेट कोडोन है, एक जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ पर आके जुड़ता है प्रमोटर से, और इसका जुड़ना ही क्या होगा, ये रेगुलेट होगा बाय इंटरेक्शन विद एसेसरी प्रोटीन। पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ पे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा ये प्रमोटर रीजन पर, ये कौन डिसाइड करेगा, कुछ तरह की प्रोटीन्स डिसाइड करती हैं जो कि इफेक्ट करती हैं एबिलिटी ऑफ द टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट। आरएनए पॉलीमरेज कहाँ से स्टार्ट करेगा, ये आके इस पे प्रमोटर रीजन पे जुड़ेगा, ये सब कौन रेगुलेट करता है, कुछ एसेसरी प्रोटीन्स करती हैं। और ये प्रोटीन्स जो होती हैं वो इंटरैक्ट करती हैं सीक्वेंसेस को, जिनको कहते हैं ऑपरेटर्स। तो ये इतना सिंपल नहीं है, बल्कि इसको कंट्रोल करने के लिए जो बहुत सारे जीन्स होते हैं उनको हम कहते हैं ये कंट्रोल करता है। और ये पूरा मिलके एक क्लस्टर ऑफ जीन्स जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओपेरॉन कहते हैं। तो जो क्लस्टर ऑफ जीन्स, बहुत सारे जीन्स जो इस ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे, वो क्या कहलाते हैं, ओपेरॉन कहलाते हैं। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, एक क्लस्टर ऑफ कोऑर्डिनेटली regulated ये क्लस्टर होता है, बहुत सारे जीन्स होते हैं इसमें, और ये कोऑर्डिनेट एक दूसरे के सहयोग से ही और रेगुलेट करते हैं जीन्स को। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, पहली तो इसमें आती है क्या, रेगुलेटरी साइट। एक रेगुलेटरी साइट होगी जिसको हम क्या कहेंगे, प्रमोटर या रिप्रेशर। या तो ये साइट जो है ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेगा या उसको रिप्रेस करेगा। ये साइट जो है ये कंट्रोल करती है कि होगा ट्रांसक्रिप्शन की नहीं होगा। दूसरे इसमें जो पार्ट जो होते हैं जीन्स, वो कहलाते हैं रेगुलेटरी जीन्स। जीन्स तो प्रोटीन बनाएंगे, तो ये जो है वो एनकोड करेंगे क्या, एक्टिवेटर और रिप्रेशर। एक्टिवेटर और रिप्रेशर क्या है, प्रोटीन्स है। रेगुलेटरी जीन्स, ये जीन्स जो किसके लिए एनकोड करते हैं, एक्टिवेटर बनाने के लिए या रिप्रेशर बनाने के लिए, वो रेगुलेटरी जीन्स कहलाते हैं। और तीसरा फिर इसमें आ जाएंगे, इस क्लस्टर में आते हैं वो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। जो असली में क्या करते हैं, जो एंजाइम्स बनाते हैं उसको कोड करते हैं। तो स्ट्रक्चरल जीन्स तो एंजाइम्स बनाएंगे, कोई भी प्रोसेस होना है उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो। और जो रेगुलेटरी जीन्स है वो बनाएंगे एक्टिवेटर और रिप्रेशर, या तो उसको एक्टिवेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को या इनहिबिट करेगा। और ये साइट है रेगुलेटरी साइट,
तो ये 3 चीज़ें आती हैं एक ओपेरॉन में। तो अब ये जो ऑपरेटर है वो क्या होगा, ये जो है ये सारे जीन्स जो है फिर एक सीक्वेंस है, उसको कहते हैं ऑपरेटर, उसको जो है उससे इंटरैक्ट करते हैं। और ऑपरेटर जो है वो या तो प्रमोटर के अंदर होगा, जैसे मान लीजिए ये प्रमोटर वाला रीजन था, ये इतना प्रमोटर का रीजन है, तो इसमें क्या होगा, ऑपरेटर कहाँ आ गया, यहाँ, ये भी सीक्वेंस ही है, तो ये क्या हो गया, प्रमोटर के बीच में आ गया। या ये क्या हो सकता है कि ये प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन्स के बीच में होगा, ये ऑपरेटर आ गया और फिर ये स्ट्रक्चरल जीन्स आ गई। तो ऑपरेटर से ये कंट्रोल होगा। अभी हम लैक ऑपरेरॉन डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये ऑपरेटर या तो प्रमोटर रीजन में होगा बीच में, या ये प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन के बीच में होता है। एंजाइम आपको पता है जो ज़रूरत होती है वो आरएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि वही जो है न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज उसको करता है, आरएनए पॉलीमरेज। और ये इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन को करेगा कब, जब ये बाइंड करेगा प्रमोटर रीजन से। और लोकेशन ऑफ ऑपरेटर ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो है रेगुलेट करती है कि या तो अलाउ करने में या प्रिवेंट करने में ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन्स इनटू मैसेंजर आरएनए। तो ये लोकेशन जो है ऑपरेटर की ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और ये जो ओपेरॉन है, ये तीनों सेट जो बताया आपको, या तो टर्न ऑन करेंगे, ये ऑपरेरॉन जो है टर्न ऑन हो जाएंगे जब जीन प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी, जब ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनना है उसकी ज़रूरत होगी, तब ये ऑन हो जाता है। अब ऑपरेंट ये क्या हो सकते हैं, या तो निगेटिव ऑपरेंट होते हैं या पॉजिटिव होते हैं। तो निगेटिव कब होते हैं, निगेटिव कब होंगे ऑपरेंट, ये जो निगेटिव या पॉजिटिव कंट्रोल होता है। निगेटिव कंट्रोल तो क्या होगा इसमें कि वैसे तो ये नॉर्मल कंडीशन में ये अपने को एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन जब निगेटिव ऑपरेंट काम कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, ये टर्न ऑफ कर देंगे उसको, अब वो प्रोसेस नहीं होगा, मतलब नॉर्मल कंडीशन में। और ऑफ कैसे करते हैं, ये रिप्रेशर बना के। तो इसका मतलब निगेटिव वाले में क्या बनेगा, रिप्रेशर बनेगा, और जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जो एंजाइम्स बन रहे हैं वो बनने बंद हो जाएंगे। तो ये टर्न ऑफ कर देता है, और ऑफ करने के लिए क्या चाहिए हमें, रिप्रेशर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसमें क्या होगा, टर्निंग ऑफ द ओपेरॉन के काम करने से, यदि ऑफ हो जा रहा है ओपेरॉन, ऑफ होने का माने आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चरल जीन्स जो है वो एंजाइम्स नहीं बना रहे हैं, तो इस तरह का कंट्रोल क्या कराएगा, निगेटिव। और ये क्या होगा, कैसे होगा, कैसे ये होगा, रिप्रेशर बना के, जो रिप्रेशर बनेगा वो जो है इसको क्या करेगा, ऑफ करेगा। और ये जो है रिप्रेशर से ये जीन्स क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, और फिर वो प्रोसेस जो हो रहा था नॉर्मल कंडीशन में वो नहीं होगा। यदि रिप्रेशर जो इनएक्टिवेट हो गया, ये इनएक्टिवेट हो गया, तब क्या होगा, ये प्रोसेस चलेगा। जैसे नॉर्मल कंडीशन में ट्रिप्टोफान बनाना है तो ये बनेगा, लेकिन जब नहीं चाहिए, ट्रिप्टोफान ऑलरेडी बहुत सारा है और जो है ट्रिप्टोफान नहीं चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसलिए जिस समय हमें ऑफ करना है, कोई भी प्रोसेस सिंथेसिस नहीं होनी है, उस समय ये रिप्रेशर होगा, और रिप्रेशर क्या करेगा, ऑफ करेगा उस प्रोसेस को, उसको हम कहेंगे निगेटिव कंट्रोल। और जो पॉजिटिव कंट्रोल है, पॉजिटिव कंट्रोल में क्या होगा, जीन अपने को एक्सप्रेस करेंगे नहीं करेंगे नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जब हमें ज़रूरत होगी प्रोडक्ट की
तब जब उस जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तब ये क्या करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा और वो अपने को एक्सप्रेस करेगा। और इस समय ये क्या बनाएगा, ये इसको ऑन करेगा। और ऑन करने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, ऑन करने के लिए हमें चाहिए एक्टिवेटर। एक्टिवेटर नहीं होगा तो प्रोसेस होता रहेगा, नहीं होगा। और यदि एक्टिवेटर है तो ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसका ठीक उल्टा है, इसमें क्या है, पिगमेंट्स नहीं बन रहे हैं, नहीं बन रहा है। अब यदि हमें चाहिए पिगमेंट्स तो एक्टिवेटर होगा, एक्टिवेटर क्या कर देगा, इस उपकरण को ऑन करेगा और फिर वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। तो निगेटिव का मतलब नॉर्मल कंडीशन में वो क्या रहेगा, ऑन रहेगा और रिप्रेशर बनेगा, उससे ये ऑफ होगा। पॉजिटिव कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में ये क्या रहेगा, ऑफ रहेगा और एक्टिवेटर बनेगा, उससे ये ऑन होगा। अब इसमें दो तरह के और ये होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव तो एक टाइप हो गया। दूसरी तरह का जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं ओपेरॉन का, वो होता है इंड्यूसिंग ओपेरॉन। इंड्यूसिंग ओपेरॉन क्या है कि ये क्या करेगा, ऑन होगा इन रिस्पॉन्स टू ए मेटाबोलाइट। कोई मेटाबोलाइट है, उसकी प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ऑन होगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो और इस तरह से ओपेरॉन को ये कंट्रोल करेगा। ये ज़्यादातर होता है कैटाबोलिक प्रोसेसर। मान लीजिए कोई इसमें हम कोई सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, वो टूट के क्या हो रहा है, सिंपल सब्सटेंस बना रहा है, सिंपल ये सब्सटेंस बन रहे हैं, कैटाबॉलिज्म। इस तो क्या होगा, जब तक ये सब्सटेंस होगा कॉम्प्लेक्स, तभी तक ये प्रोसेस होना है। ये इसके लिए हर एक के लिए एंजाइम चाहिए, एक एंजाइम यहाँ, एक एंजाइम यहाँ। तो इसमें क्या है कि ये सब्सटेंस जो है उसके होने की तभी यदि होगा तभी इसका कैटाबॉलिज्म होगा। जब है ही नहीं तो कैटाबॉलिज्म होगा नहीं, तो इसलिए एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इंड्यूस हो रहा है किससे, ये सब्सटेंस से। तो यदि सब्सटेंस है, ये टर्न ऑन तभी होगा, कंट्रोल तभी करेगा जब ये मेटाबोलाइट होगा। तो इस तरह से ओपेरॉन जो है ज़्यादातर कैटाबॉलिक पाथवेज में ये काम करता है। दूसरा होता है रिप्रेसिबल। ये क्या होगा, ये तो ऑन हो रहा था इसकी वजह से, और वो क्या होगा, मेटाबोलाइट होने की वजह से क्या होगा, ऑफ होगा। ये कब होगा, ये एनाबॉलिक में होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बनना है सब्सटेंस, तो उसको बनने के लिए इसमें सिंपल सब्सटेंस से क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे सिंपल सब्सटेंस हैं और उससे क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स, एनाबॉलिज्म। तो यदि मान लीजिए कॉम्प्लेक्स है ये, तब इसकी ज़रूरत नहीं है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि सब्सटेंस ख़त्म हो गया तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब क्या हो गया कि ये क्या रहेगा, ये ऑन तभी होगा जब कोई मेटाबॉलिज्म, ये ऑफ तभी होगा जब ये मेटाबॉलिक बोलाइट रहेगा, तो ये ऑफ हो जाएगा। इस वाले केस में इसकी वजह से ऑन हो रहा है, इस वाले केस में इसकी वजह से ऑफ हो रहा है, ऑफ हो रहा है, क्योंकि ये जो है मेटाबोलाइट, ये इसका एनाबॉलिज्म हो रहा है। तो यदि ऑलरेडी है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऑफ कर देगा। और इस केस में इसका कैटाबॉलिज्म होना था, तो ये यदि है, इसका मतलब इसको तोड़ना है सिंपल सब्सटेंसेस में, तो ये हो। तो इस तरह से इंड्यूसिव और रिप्रेसिव ये होते हैं। और अब जो है ये ओपेरॉन जो है, हर एक में एक स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है और स्पेसिफिक रिप्रेशर होता है। तो एक ऑपरेटर होगा और एक रिप्रेशर होगा या एक्टिवेटर होगा। तो ये उसको, ये अलग अलग के लिए अलग अलग यूज होते हैं। जैसे कि लैक ऑपेरॉन है, इसको डिटेल में पढ़ना है। लैक ऑपेरॉन किसके लिए है, लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए। इसमें क्या होगा, इसमें लैक ऑपरेटर होगा और जो इंटरेक्ट करेगा विद द लैक रिप्रेसर ओनली। तो इसमें लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इसमें जो ऑपरेटर होगा उसको कहेंगे लैक ऑपरेटर, और जो रिप्रेशर होगा उसको कहेंगे लैक रिप्रेशर।
तो लैक ऑपरेटर हमेशा लैक रिप्रेसर से ही रिएक्ट करेगा, किसी और से नहीं। फिर होता है एक ट्रैप ओपेरॉन, TRP। इसे होता है बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान के लिए। तो इसमें जो ऑपरेटर होगा वो इसके लिए स्पेसिफिक रिप्रेसर भी होगा। फिर एरा ऑपेरॉन होता है, ये होता है फॉर कैटाबॉलिज्म ऑफ एराबिनोज। एराबिनोज की कैटाबॉलिज्म के लिए जो रेगुलेटर ऑपेरॉन यूज होता है वो ये। फिर है हिज ऑपेरॉन, हिस्टिडीन, ये सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड हिस्टिडीन के लिए होता है। फिर वैलिन के लिए होता है वेल ऑपेरॉन। तो इस तरह से अलग अलग उसके लिए मेटाबोलाइट के लिए जो भी सब्सटेंस है उसके लिए फॉर्मेशन या उसका कैटाबॉलिज्म के लिए जो होगा वो ये यूज होते हैं। इसमें डिटेल में केवल हमें लैक ऑपेरॉन ही पढ़ना है। लैक ऑपेरॉन को इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था एज ए मोड ऑफ जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल। जीन के एक्सप्रेशन के कंट्रोल के लिए इसका मॉडल जो दिया था वो दिया था एक जेनेटिसिस्ट थे, फ्रैंकोइस जैकब, और एक बायोकेमिस्ट थे जैक मोनोट। 1961 में इन्होंने ये मॉडल दिया था लैक ऑपेरॉन का। ये लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए बैक्टीरिया का, प्रोकैरियोट्स का है लैक ऑपेरॉन। इसी को आपको डिटेल में पढ़ना है यहाँ। इसमें क्या होता है लैक ऑपेरॉन में, स्ट्रक्चरल जीन क्या होती है, पॉलीसिस्टोनिक। यहाँ पॉलीसिस्टोनिक का मतलब क्या होता है, ये रेगुलेटेड बाय ए कॉमन प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी जीन। इसमें एक ही जीन जो है रेगुलेटरी और जो प्रोमोटर जीन है वो बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन्स को कंट्रोल करती है। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब क्या होगा, एक प्रोसेस में जितने भी एंजाइम चाहिए वो सब एक ही जीन से कंट्रोल होंगे। ये होता है प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में क्या है, एक प्रोसेस में यदि 10 एंजाइम चाहिए तो 10 के लिए कंट्रोल के लिए अलग अलग जीन्स होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होता है, पॉलीसिस्टोनिक होता है, मतलब रेगुलेटेड बाय ए कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन। इसमें एक तो रेगुलेटरी जीन हो गया और 3 इसमें स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। ये आई जीन होता है जो कोड करता है रिप्रेशर के लिए। फिर जेड जीन होता है स्ट्रक्चरल जीन में, ये जेड जीन है, ये क्या बनाएगा, ये करेगा कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो हाइड्रोलिसिस करेगा लैक्टोज की ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। फिर वाई जीन होता है, ये बनाता है एंजाइम परमिएज, जो परमिएबिलिटी बढ़ाता है सेल की बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। जब ये परमिएबिलिटी बढ़ा देगा तभी बीटा गैलेक्टोसाइडेज के अंदर जा पाता है। फिर है ए जीन जो कि ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है के लिए कंट्रोल करता है, ट्रांस एसिटाइलेज, जो कि एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, एसिटाइल को एंजाइम ए से बीटा गैलेक्टोसाइड को। इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ये डीएनए का पार्ट है जो ट्रांसक्राइब करेगा, रेगुलेट करेगा इसके ओपेरॉन का। इसमें ये तो हो गया पी, ये है प्रमोटर, फिर ये है आई जीन, ये है रेगुलेटर। यहाँ पर ये
आपको बताया था रेगुलेट करता है, तो या तो एक्टिवेट करेगा या इनहिबिट करेगा। तो यहाँ पर ये इनहिबिट करता है, इसलिए आई होता है। ये रेगुलेटर है, रेगुलेटर या तो किसी को स्विच ऑफ कर सकता है या स्विच ऑन कर सकता है। तो यहाँ पे ये रिप्रेशर बनाएगा, इसलिए इसका ये क्या है, इसको इनहिबिटर है, इसलिए इसको आई रिप्रेजेंट करते हैं, पर है ये रेगुलेटर। उसके बाद ये इसी पी प्रमोटर का पार्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो होता है ये होता है ऑपरेटर। ये है ऑपरेटर। और फिर ये जो है ये है स्ट्रक्चरल जीन। ये है स्ट्रक्चरल जीन जो कि एक्चुअली में क्या करेंगे, ट्रांसक्राइब करेंगे और मैसेंजर आरएनए बनाएंगे। मैसेंजर आरएनए फिर जो है ये एंजाइम्स बनाएगा। तो ये जो होता है जेड, अभी बताया जेड एंजाइम। फिर ये वाई वाला जीन जो कि परमेज एंजाइम बनाएगा, और ये जो है ये तीसरा। तो ये जो है जेड वाला, ये जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए मैसेंजर आरएनए तो एक ही बनेगा क्योंकि पॉलीसिस्टोनिक है, पर एंजाइम्स जो है अलग अलग बनेंगे। तो इसमें एक रेगुलेटरी जीन हो गया ये, और 3 इसमें क्या हो गए, ये स्ट्रक्चरल जीन। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2010 में कि लैक-ओपेरॉन मॉडल में कितने रेगुलेटर होते हैं और कितने स्ट्रक्चर होते हैं। तो रेगुलेटर 1 होगा और स्ट्रक्चरल जीन ये 3 होते हैं। तो इनको यही कंट्रोल करता है। ये ट्रांसक्रिप्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, ये कौन कंट्रोल करेगा, ये कंट्रोल करेगा, रेगुलेटर कंट्रोल करेगा। और ये रेगुलेशन जो होता है ओपेरॉन का, लैक-ओपेरॉन, ये क्या है, रिप्रेशर निगेटिव है, क्योंकि ये क्या बनाएगा, रिप्रेशर बनाएगा। ये है निगेटिव। अभी निगेटिव पॉजिटिव दोनों बता दिए हैं। निगेटिव का मतलब क्या है कि ये प्रोसेस होता रहेगा, और यदि ये काम करेगा तो ये क्या करेगा, उसको ऑफ करेगा। तो निगेटिव और क्या है, एंड इंड्यूसिबल। निगेटिव का मतलब ये होगा प्रोसेस, पर इसको रेगुलेटर क्या करेगा, रिप्रेशर बना के इसको रोक सकता है। और इंड्यूसिबल का मतलब क्या हो गया कि मेटाबोलाइट के प्रेजेंस से ये ऑन हो जाएगा। मेटाबोलाइट नहीं है तो ये नहीं होगा, मेटाबोलाइट है तो ये लैक्टोज है तो ये काम ट्रांसक्रिप्शन होगा, लैक्टोज नहीं है तो ये नहीं होगा। तो ये जो है निगेटिव है और इंड्यूसिबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए ये आया हुआ है 2010, 2012 और 2015 में ये आया हुआ है कि लैक-ओपेरॉन मॉडल कैसा है, निगेटिव है और इंड्यूसिबल है। इसमें क्या होगा कि जब इंड्यूसर नहीं है, इंड्यूसर क्या चीज़ होती है, यहाँ पर इंड्यूसर है लैक्टोज, वो नहीं है, क्योंकि लैक्टोज होगा तभी उसका ब्रेकडाउन होना है। लैक्टोज नहीं है तो ब्रेकडाउन का मतलब ही नहीं होता। इसका मतलब जब लैक्टोज होगा तभी ये ट्रांसक्राइब करेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स। तो ये हो गया पी, फिर ये हो गया आई, ये रेगुलेटर जीन, और फिर ये जेड, ये वाई, और ये स्ट्रक्चरल जीन है। और ये जो है ये है ओ। ये है इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इसमें क्या होगा, ये जो जीन है ये क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा, और
और मैसेंजर आरएनए फिर ट्रांसलेट करके करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा रिप्रेशर प्रोटीन। ये हो गया रिप्रेशर आरएनए और ये हो गया रिप्रेशर प्रोटीन। ये रेगुलेटर जीन ने क्या बनाया, आरएनए बनाया, रिप्रेशर मैसेंजर आरएनए, और फिर उसने ट्रांसलेट करके क्या बनाया, रिप्रेशर प्रोटीन बना दिया। तो रिप्रेशर सिंथेसाइज होगा हर समय आई जीन से, और रिप्रेशर प्रोटीन जो होगी ये यदि बन गई है, रिप्रेशर प्रोटीन है, ये क्या करेगी, बाइंड करेगी ऑपरेटर रीजन में। ये जो है क्या करेगी, इसको इससे बाइंड करेगी और आरएनए पॉलीमरेज को रोक देगी फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ये स्ट्रक्चरल जीन। तो ये रिप्रेशर प्रोटीन बन गई, ये किससे बाइंड करेगी, ऑपरेटर रीजन से, और फिर वहाँ पर जो है ये रोक देगा आरएनए पॉलीमरेज को आगे ट्रांसक्राइब करने के लिए, तो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। इसीलिए ये नेगेटिव है। और अभी सब्सटेंस नहीं, अभी मेटाबोलाइट नहीं हमारे पास, मेटाबोलाइट होगा तब ये ऑन होगा। ये इस समय क्या हो गया, ये ऑफ है। क्यों, क्योंकि ये जो रिप्रेशर बना और रिप्रेशर प्रोटीन इसने क्या किया, जो ये ऑपरेटर रीजन है उससे कंबाइन कर लिया, तो जो पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पे आके नहीं जुड़ पाएगा। जब तक ये जुड़ेगा नहीं तब तक फिर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो ये होगा इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, जब लैक्टोज नहीं है। यहाँ पर लैक्टोज जो है इंड्यूसर की तरह का, यदि है लैक्टोज, मान लीजिए लैक्टोज है, तो ये इंड्यूसर की तरह काम करेगा। और यहाँ पर ग्रोथ जो मीडियम, जिस मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है उसमें हमने लैक्टोज डाल दिया, तो क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट होगा इनटू द सेल बाय एक्शन ऑफ परमेज। जो एंजाइम परमेज थोड़ा सा उसका पार्ट जो है वो हर समय सेल के अंदर रहता है। जब तक परमेज नहीं होगा, जब तक वो लैक्टोज जो है उसके अंदर सेल बैक्टीरिया के अंदर नहीं जाएगा। और रिप्रेशर जो बना था यहाँ, ये बताया था, ये रिप्रेशर बना, ये है रिप्रेशर मैसेंजर आरएनए, फिर इसने ट्रांसलेट किया और क्या बना दिया, रिप्रेशर प्रोटीन बनाई। और जो वो है लैक्टोज, वो कैसे काम करेगा, एज ये लैक्टोज है, क्या काम करेगा, ये इंड्यूसर का काम करेगा। कैसे इंड्यूसर काम करेगा, यदि ये नहीं होता तो ये क्या होता, ये इससे कंबाइन कर रहा था, अब ये है तो ये क्या करेगा, इससे कंबाइन कर लेगा। तो ये जो है यहाँ पे आके दोनों ये कंबाइन हो जाएंगे और ये इसमें जुड़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव रिप्रेशर। जब लैक्टोज नहीं था तब क्या था, यहीं तक हो रहा था और ये रिप्रेशर प्रोटीन इस ऑपरेटर पे कंबाइन कर रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये लैक्टोज इंड्यूसर का काम कर रहा है और ये इस रिप्रेशर से जुड़ के इसको इनएक्टिव कर दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑपरेटर फ्री है, ऑपरेटर अभी कोई इससे बाइंड नहीं हुआ है। तो क्या करेगा, वैसे वो आरएनए पॉलीमरेज आएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देगा। तो इस तरह से ये लैक्टोज गवर्न कर रहा है कि हाँ ट्रांसक्रिप्शन होगा। यदि लैक्टोज है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्योंकि इसका क्या होना है, कैटाबॉलिज्म होना है। ये है तो
एंजाइम्स बने, और यदि ये नहीं है तो एंजाइम्स ना बने। तो ये स्ट्रक्चरल जीन्स भी क्या करेंगे, ये भी मैसेंजर आरएनए बनाएंगे। पहले तो ये ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ये क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से ये क्या बना रहे हैं, मैसेंजर आरएनए बन रहा है। और उसके बाद फिर ये जो है ये एंजाइम्स बनाएंगे। ये वाला पार्ट जो बनाया है, वो जो एंजाइम बनाएगा वो होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये वाला पार्ट जो बनाएगा वो होगा परमिएज एंजाइम। और जो ये वाला बनाएगा वो बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। तो इस तरह से ये प्रोटीन्स यहाँ पे बन जाएंगी। और जब ये बन जाएंगी तब जो लैक्टोज है मीडियम में वो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, और उससे एनर्जी लेके बैक्टीरिया एनर्जी को यूज़ करता है। जब ये चल रहा है तो कुछ देर बाद क्या होगा, लैक्टोज खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों की वजह से लैक्टोज क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया लैक्टोज का। अब ये खत्म हो, जैसे ये खत्म होगा वैसे ये रिप्रेशर प्रोटीन क्या करेगा, इससे कंबाइन कर लेगा। और इससे कंबाइन करते ही फिर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, ये एंजाइम्स नहीं बचेगी। ये बिल्कुल कॉमन सी बात है। ये 3 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। यदि लैक्टोज नहीं है तो इन एंजाइम्स को बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तभी बनेंगे जब ये होगा। तो ये है तो ये प्रोसेस होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। इसीलिए ये इंड्यूसिबल है, क्योंकि जब ये इंड्यूसर है तभी ये प्रोसेस होगा, और इंड्यूसर नहीं है तो ये प्रोसेस नहीं होगा। और रिप्रेशर है, ये नेगेटिव है, क्योंकि हमें इसे रोकना है। यदि ये नहीं है तो इसको ये होना नहीं चाहिए, वैसे अदरवाइज ये होगा। और हमने रिप्रेशर बनाया था, रिप्रेशर बनने की वजह से क्या हुआ, ये रुक गया। तो टर्निंग ऑफ, तो ये है लेक-ओपेरॉन मॉडल। इसमें स्ट्रक्चरल जीन जो है ये ट्रांसक्राइब करते हैं मैसेंजर आरएनए, और फिर इससे ये एंजाइम्स बनता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर लैक्टोज जो है वो यूज़ हो रहा है एज इंड्यूसर। ये आया हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है 2016। कैसे इंड्यूस कर रहा है ये रिप्रेशर से कंबाइन हो जा रहा है, और रिप्रेशर को रोक दे रहा है ऑपरेटर को कंबाइन होने से। और ऑपरेटर जब फ्री रहेगा तब आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ पर जुड़ सकता है, और आगे ये जो है वो इसका ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। तो यह समझ में आ गया होगा आपको। लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।